हाल के दिनों में सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में कई बार गतिरोध उत्पन्न हुए हैं। चाहे मामला न्यायाधीशों की नियुक्ति का हो या फिर नोटबंदी का हो, कई ऐसे मुद्दे और प्रश्न सामने आए हैं जिन पर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में टकराव उत्पन्न होता रहा है। हालांकि आज हमको सर्वोच्च न्यायालय जितना सक्रिय दिखता है, इसकी न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है, वो शुरू से ऐसा नहीं था। भारत की आज़ादी के बाद जब गणराज्य की स्थापना हुई, उस समय जो नेता हुआ करते थे वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जनमानस पर उनकी पकड़ थी, जनमानस को उन पर विश्वास था। उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून सर्वोच्च माने जाते थे और वे स्वयं ही कहीं न कहीं संविधान निर्माता थे। इस कारण आज़ादी के बाद शुरुआती दिनों में कहीं न कहीं संसद की सर्वोच्चता देखने को मिलती थी और न्यायपालिका उतनी सक्रिय नहीं थी। कार्यपालिका और विधायिका दोनों में ही ऐसे व्यक्ति पदस्थापित थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इस बात को न्यायपालिका भी भली भांति समझती थी। तत्कालीन समय में कॉलेजियम प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं था और न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भी कार्यपालिका का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता था। शुरुआती दिनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वही प्रणाली अपनाई जाती थी जैसा संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति के तहत दिया गया था। आज की तरह की कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था समय के साथ बाद में डेवलप हुई और इन सभी बातों का प्रभाव था कि 50 के दशक में और 60 के दशक के पूर्वार्ध तक मूल अधिकारों या किसी अन्य अधिकारों के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता का अभाव नजर आता था। इस बात को हम शंकरी प्रसाद की याचिका से समझ सकते हैं, जब न्यायपालिका ने यह माना था कि संसद मूल अधिकारों में कटौती या संशोधन कर सकती है, अर्थात संसद ही सर्वोच्च थी और संप्रभु थी। हालांकि आज भी संसद सर्वोच्च और संप्रभु है, पर न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। पर समय के साथ देश की राजनीति में भी बदलाव हुए। स्वतंत्रता सेनानी नेताओं का देहांत होने के बाद जो नए नेता आए, उनमें भ्रष्टाचार की भावना ने भी जन्म लिया और इन्हीं कारणों से न्यायिक सक्रियता भी बढ़ी। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे संशोधनों को अवैध ठहराया जो मूल अधिकारों में कटौती करते हों। न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ी और इसका एक प्रमुख कारण राजनैतिक मूल्यों में गिरावट एवं कार्यपालिका का सत्तावादिता की तरफ बढ़ना था। सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच गतिरोध बढ़ने की शुरुआत गोलकनाथ मामले से हुई। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए 24वें संविधान संशोधन ने इसे और चरम पर पहुंचाया। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संसदीय संप्रभुता का प्रयोग करते हुए 24वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध व्यवस्थाएं की गई, जिसके द्वारा यह कहा गया कि संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन की व्यवस्था संसद कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में 1973 में केशवानंद भारती याचिका आई। यह अब तक का सबसे बड़ा केस माना जाता है जिसमें जो निर्णय दिए गए वे एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को तो वैध ठहराया, परंतु इसके साथ ही मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण भी दिया। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को पूरी तरीके से गैर संवैधानिक तो नहीं ठहराया, परंतु यह भी कहा कि मूल ढांचे के सिद्धांत को सरकार नहीं बदल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने चतुराईपूर्ण कार्य करते हुए मूल ढांचे को परिभाषित तो नहीं किया, परंतु संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, विधि के शासन इत्यादि को मूल ढांचा बताया और समय समय पर मूल ढांचे को वो अपने अनुसार परिभाषित करती रहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, संसद ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती है या कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करता हो या नागरिकों को दिए गए अधिकारों में कटौती करता हो। परंतु इसके बाद आपातकाल के समय ही इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया।
इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल ढांचे के इस सिद्धांत को समाप्त करने का प्रयास किया गया और कहा गया, यदि मूल ढांचे में भी संसद संशोधन करती है तो उसे न्यायिक समीक्षा से दूर रखा जाएगा। परंतु इसके बाद न्यायपालिका ने फिर से अपनी सक्रियता दिखाई और 1980 के मशहूर मिनर्वा मिल्स मामले में 42वें संविधान संशोधन के इस भाग को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन को पूरी तरीके से गैर संवैधानिक नहीं बताया गया, परंतु उस भाग को जिसमें मूल ढांचे के इस सिद्धांत को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, उसे गैर संवैधानिक करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि संसद ऐसा कोई कार्य करती है जिससे मूल ढांचे में परिवर्तन होता है तो यह मामला न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। परंतु इस बार भी सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे को पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया और समय समय पर केस के अनुसार वह मूल ढांचे को परिभाषित करती रहती है। इस प्रकार आज़ादी के बाद से आज तक शंकरी प्रसाद मामले से लेकर मिनर्वा मिल्स मामले तक क्रमशः न्यायपालिका ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया है और उसका विस्तार किया है। न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। मिनर्वा मिल्स मामले के अनुसार ही आज भी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं और उसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था ने न्यायपालिका को कहीं और ज़्यादा सक्रिय बना दिया और सरकार और न्यायपालिका के बीच में कहीं न कहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कई बार दबाव और प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। न्यायिक सक्रियता बढ़ने से नागरिकों के अधिकारों में कटौती करने वाला जब भी कोई प्रयास किया जाता है या कोई ऐसा बिल लाया जाता है जो संविधान की आत्मा के विरोध में हो तो न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। न्यायपालिका की यह सक्रियता कहीं न कहीं अमेरिका के संविधान से मेल खाती है, जबकि ब्रिटिश संविधान में ऐसा प्रतिमान देखने को नहीं मिलता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च और संप्रभु मानी जाती है, जबकि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक सक्रियता की शक्ति प्राप्त है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का स्वभाव और स्वरूप भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के स्वभाव से मिलता जुलता है, जो नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का संपादन करता है।